हेलो गाइस। तो आज हम इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री को पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज पोइट्री? शायरी क्या है? शायरी एक वर्बल यानी जुबानी और रिटन यानी लिखी हुई तो शायरी एक जुबानी और लिखी हुई ख्यालात और एहसासात के इजहार का नाम है, जिसे हम तसव्वुराती बयान यानी इमेजिनेटिव स्टाइल में पेश करते हैं। अक्सर आपने शायरों को देखा होगा, वो दरख्त के किनारे खुली फिजा में अकेले बैठे कुछ गीत नज़में इनके ख्यालों में आ रही होती है और वो उन्हीं ख्यालात एहसास को लफ्ज़ों में लिखते हैं। ये सब बातें उन्होंने तसव्वुर की होती है और फिर कलम के ज़रिए उसे किताबों में महफूज कर लिया होता है। लेकिन शायरी सिर्फ एहसासात का नाम नहीं है। ख्यालात को, एहसासात को हम सबक के ज़रिए भी तो बता सकते हैं, लेकिन शायरी में इस एहसास के साथ साथ एक डिस्टिंक्टिव रिदम, मुनफरिद तवाज़ुन होता है, रिदम मौजूद होता है। नज़मों को लिखते हुए हम रिदम देखते हैं, राइम काफियों को देखते हैं और मीटर यानी कि उस लाइन में कितने सिलेबल मौजूद हैं, ये सबको ध्यान रखते हुए कोई गीत लिखते हैं या उसे पढ़ते हैं। अभी हम मीटर, राइम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम अपने तसव्वुराती ख्यालात में इन सब को इकट्ठा कर देते हैं तो इन लफ्ज़ों के मिलाप से, तालमेल से एक नुमाया तासुर पैदा होता है और इन ही शायरी को सॉन्ग्स, गानों में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि इन लाइन में एक रिदम, सुर होता है। इस लाइन का कोई मतलब होता है। तो अगर हमें शायरी को समझना है, इसे सराहना है, तो हमें इसके कुछ बुनियादी मवाद यानी एलिमेंट से अपनी वाकिफियत करवानी होगी, उससे पहचान करवानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री को पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने पोइट्री को पढ़ा है सिर्फ। तो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री में सबसे पहला लाइन है, यानी उसको उर्दू में कहते हैं मिसरा। पोइट्री, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री में सबसे पहले हम लाइन को डिस्कस करेंगे। हर शायरी मुख्तलिफ किस्म के लाइन्स पर मुश्तमिल होती है। इस लाइन की लेंथ, लंबाई कितनी है, इसकी मेजरमेंट, पैमाइश हम दो तरीके से करते हैं। एक ये कि इस लाइन में कितने सेलेबल हैं और दूसरा इस लाइन में कितने मीटर हैं। सेलेबल इसे कहते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में कोई वर्ड बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो इस लफ्ज को अदा करते वक्त कितनी मर्तबा हमारी आवाज टूट रही है, इसे हम सेलेबल कहते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल यानी ब्यू एक, टी दूसरा और फुल तीसरा। ब्यूटीफुल में 3 सेलेबल हैं, पहला ब्यू, दूसरा टी और तीसरा फुल। इसी तरह हम सेलेबल को गिनकर एक लाइन बना रहे होते हैं, 2 सेलेबल मिलकर एक मीटर बना रहे होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Thus in the winter stands the lonely tree। ऊपर जो वर्स दिया हुआ है इसमें 10 सेलेबल हैं और अगर मीटर में देखेंगे तो इस लाइन में 5 मीटर है। 10 सेलेबल कैसे गिन लेते? थस पहला सेलेबल है, इन दूसरा सेलेबल है, द तीसरा सेलेबल है, विन चौथा सेलेबल है, टर 5वां सेलेबल है, स्टैंड्स 6ठा सेलेबल है, द 7वां सेलेबल है, लोन 8वां सेलेबल है, ली 9वां सेलेबल है और टी 10वां सेलेबल है। तो यहाँ पे 10 सेलेबल है और हर एक मीटर में 2 सेलेबल होते हैं, तो यानी यहाँ पे 5 मीटर है। अब हम फुट को डिस्कस कर रहे हैं। फुट हमारे इंग्लिश में एक मेजरिंग यूनिट है, जिससे हम पोइट्री में मौजूद लाइन को मेजर करते हैं। 1 फुट के अंदर एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सेलेबल होता है, यानी कि 1 फुट में एक लॉन्ग सेलेबल होगा, दूसरा शॉर्ट सेलेबल होगा। बाद में यही फुट एक दूसरे से जुड़कर मीटर बनाते हैं और मीटर एक दूसरे से जुड़कर पोयम बनाते हैं। मीटर एक दूसरे से जुड़कर मुकम्मल नज़म की कंपोजिशन करते हैं। अब हम मीटर को डिस्कस करेंगे। 2 सेलेबल जुड़कर एक मीटर बनाते हैं, यानी कि मीटर का किसी पोइट्री में बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। ज़्यादातर जो मीटर इंग्लिश के पोइट्री में इस्तेमाल हो रही होती है वो है आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटा का मतलब होता है 5 और हर मीटर में 2 सेलेबल होते हैं, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर वाले पोइट्री के लाइन में कुल 10 सेलेबल होंगे। आयम का मतलब होता है मीटर में एक लॉन्ग और एक शॉर्ट सेलेबल मौजूद होगा। शॉर्ट सेलेबल को अनस्ट्रेस्ड सेलेबल भी कहते हैं और लॉन्ग सेलेबल को स्ट्रेस्ड सेलेबल भी कहते हैं। जैसे कि जब गाने बज रहे होते हैं तो मुख्तलिफ धुन हो रहा होता है, तो कभी आवाज स्लो होती है, कभी तेज हो रही होती है और इसी तरह एक रिदम जनरेट हो रहा होता है। जैसे कि बुक में कीट के पोयम की एग्जाम्पल दी हुई है।
क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। इस लाइन में कुल 10 सेलेबल है, 5 मीटर है और फूड भी मौजूद है, यानी कि एक लॉन्ग सेलेबल और दूसरा शॉर्ट सेलेबल मौजूद है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग जो शायरी का शौक रखते हैं वही इसे समझते हैं, इसी तरह से पढ़ते हैं। हम तो बस सबक की तरह पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन जिनको शायरी का इल्म होता है वो इसे रिदम के साथ पढ़ते हैं। अब हम स्टैंजा को जानेंगे। स्टैंजा को उर्दू में बंद कहा जाता है। स्टैंजा मुख्तलिफ किस्म के लाइंस पर, मिसरों पर मुश्तमिल होता है। किसी नज़म में आपने 4 मिसरा देखा होगा तो किसी में 5, जैसे कि हमारा पहला पोयम कैरेक्टर्स ऑफ हैप्पी लाइफ था, ये 4 लाइंस पर मुश्तमिल है। दूसरा पोयम डोंट क्विट है, ये 6 लाइन पर मुश्तमिल है। वैसे ही ओज़िमेंडियस शुरू के 8 लाइन और आखिरी के 6 लाइन पर मुश्तमिल है इसका स्टैंजा। तो ऐसा स्टैंजा जो 2 लाइंस पर मुश्तमिल हो उसे कपलेट कहा जाता है। उर्दू में कपलेट शेर को कहा जाता है। 3 लाइंस पर मुश्तमिल स्टैंजा को हम टर्सेट कहते हैं। जो स्टैंजा 4 लाइंस पर मुश्तमिल होता है उसे क्वार्टेन कहा जाता है। उर्दू में क्वार्टेन रुबाई को कहते हैं। 5 लाइंस वाले स्टैंजा को क्विंटेन कहते हैं। 6 लाइन वाले को सेस्टेट, 7 लाइन वाले को सेप्टेट और 8 लाइन वाले को ऑक्टेव कहते हैं। चलिए अब हम लोग राइम को पढ़ लेते हैं। राइम को उर्दू में रदीफ कहा जाता है। इट इज द सेम साउंड एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइन्स, यानी कि शायरी के लाइन्स के आखिर के अल्फाज की आवाज मिलती जुलती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस लाइन में आखिर में स्टार और आर एक जैसे साउंड दे रहे हैं, इसे हम राइम यानी रदीफ कहते हैं। स्टार और आर एक ही जैसा अल्फाज दे रहे हैं ना, तो आखिरी के अल्फाज जब सेम होंगे तो वही राइम होगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई आर और स्टार सेम आ रहा है तो उसको भी राइम। राइम हमेशा आखिरी के अल्फाज को कहते हैं। तो राइमिंग पैटर्न को भी हम जान लेते हैं कि राइम कैसे कैसे करता है। इस पैटर्न को भी कैसे हम लोग बनाते हैं ये देखते हैं। अब हम किसी भी शायरी में राइमिंग पैटर्न कैसे मालूम करते हैं। अब हम पहले लाइन को ए का नाम देंगे और वो जिस लाइन के साथ राइम कर रहा होगा उसे भी ए का नाम देंगे। इसके बाद हम दूसरे को बी का नाम देंगे। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। द पीपल अलोंग द सैंड all turn and look one way, they turn their back on the land, they look at sea all। तो पहला सैंड है और तीसरा लाइन लैंड है, तो सैंड और लैंड दोनों राइम कर रहे हैं आपस में, तो ए हो गया ये। और वे और से एक दूसरे से राइम कर रहा है। इस स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि पहला लाइन तीसरे वाले लाइन से राइम कर रहा है और दूसरा लाइन चौथे लाइन से राइम कर रहा है। तो इस स्टैंजा में जो राइमिंग पैटर्न है वो ए बी पैटर्न है। जरूरी नहीं कि हर पोयम में यही पैटर्न हो, किसी पोयम में ए बी ये भी पैटर्न हो सकता है या फिर कोई और भी पैटर्न हो सकता है। फ्री वर्स को उर्दू में किताब कहते हैं। फ्री वर्स इज अ पोयम दैट डज नॉट राइम। तो फ्री वर्स एक ऐसा पोयम है जिसके लाइंस एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे होते हैं, यानी ऐसे पोयम में रदीफ नहीं मिलते, आखिरी के वर्ड्स हम आवाज नहीं होते। और इन नज़मों में शायरी में हमें रिदम या मीटर का भी कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा होता है, उस पोयम को हम फ्री वर्स कह रहे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।